माँ बाप की लाचारी। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है विदेश से पैसे कमा कर लौटी बेटी ने जब अपनी माँ बाबूजी के कमरे में कदम रखा तो चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि यह क्या हुआ। उसकी पत्नी ऐसा भी कर सकती है। आखिर उसकी पत्नी ने उसके माता और उसके पिता के साथ ऐसा क्या किया जो मोहित की आंखों में खून के आंसू आ गए। मोहित ने बचपन बहुत ही गरीबी में बिताया। उसके पिता एक प्राइवेट फर्म में मामूली वॉचमैन थे और माँ एक सीधी सादी गृहिणी। बचपन से ही धन के अभाव के कारण मोहित की शिक्षा दीक्षा भी सरकारी स्कूल में ही हुई। ट्यूशन कराने के भी पैसे माता पिता के पास नहीं थे, इसलिए मोहित का पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। वो किसी तरह बड़ा होकर कुछ पैसे जोड़ कर सऊदी अरब चला गया। एक होटल में वो बर्तन मांजने का काम करता हो, खाना वहीं मिल जाता था और वहीं रहने का भी व्यवस्था थी, तो पूरे पैसे की बचत हो जाती थी। वह अच्छे पैसे घर बेचने लगा तो उसकी आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हो गई और एक सुंदर सुशील कन्या से उसका विवाह भी तय हो गया। पूजा जब घर आई तो जैसे घर में जान आ गई। उसने मोहित को यकीन दिला दिया कि वो उसके माता पिता का खूब ख्याल रखेगी। पूजा, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मेरे माता पिता को तुम अपने माता पिता के समान समझना और उनका ध्यान रखना। हाँ जी जरूर, आज से यह मेरा परिवार है और आपके माता पिता मेरे माता पिता हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हूँ न। उसके बाद निश्चित होकर मोहित विदेश चला गया। कभी कभी वो घर में फ़ोन करता था, कभी वीडियो कॉल भी करता था। उसे लगता कि उसके माता पिता के स्वभाव में कुछ बदलाव आया है। वो कुछ परेशान, डरे और भयभीत लगते थे, पर फिर वो सोचता कि यह उसका भ्रम होगा। पर आज जब वो अपनी माँ बाबूजी के कमरे में घुसा तो सारा माजरा समझ आ गया। आखिर क्यों उसके माता पिता डरे सहमे से रहा करते थे। वो अपने परिवार को अचानक घर पहुंचकर सरप्राइज देना चाहता था, पर यहाँ तो वो खुद सरप्राइज हो गया, बल्कि शॉक्ड रह गया। उसके हाथ से उसके कपड़ों का बैग कब सड़क पे गिर गया, उसे होश ही नहीं था। उसकी माँ लोहे की जंजीरों से बंधी कमरे की जमीन पर पड़ी थी। पिताजी भी कुछ दूरी पर जंजीर से बंधे पड़े थे। दोनों ही अर्ध बेहोशी की हालत में थे। कमरा इतना गंदा था कि पूछो ही मत। कॉकरोच, चूहे और मकड़िया का भंडारा लगा था। जहाँ तहाँ खाने पीने का सामान फेंका पड़ा था जो सड़ चुका था। माँ, यह क्या हो गया? आपका यह हालत किसने किया? पिताजी, यह सब क्या है? मोहित ने माँ के पास जाकर पूछा तो वो चौंक गिड़गिड़ाने लगी। नहीं नहीं, हमें माफ़ कर दो, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, मोहित को भी कुछ बताएंगे। हमें माफ़ कर दो, उसे छोड़ दो, वो अब कभी तुम लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगी। यह कहकर उसकी माँ चीखने लगी और मोहित के पैर पड़ने लगी। माँ, ये क्या हो गया है? तुम होश में आओ। मोहित ने अपनी माँ को झटकोरा तो चौंक गई और कुछ देर के लिए बेटी को देखकर मुस्कुराई, फिर बेहोश हो गई। मोहित तो यह देखकर दंग रह गया। पूजा उस समय घर पे नहीं थी, वरना तो उससे पूछता कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारे माता पिता का अपने माता पिता की तरह ख्याल रखूंगा। क्या यही तरीका है अपने माँ बाप का ख्याल रखने का? पिताजी, आप तो कुछ बताइए। मोहित पिताजी के पास पहुंचता है, उन्हें झटकोरता तो वो बेहोशी से उठे और वो भी चिल्लाने लगे, अरे राक्षसों, तुम्हें यह घर चाहिए तो ले लो, पर हमें छोड़ दो। हमें मरने से पहले अपने मोहित का चेहरा एक बार देख लेने दो। हमें पता होगा कि वो बिल्डर्स इस ईंट गाड़े के घर के लिए हमारे साथ इतनी घिनौनी चाल चलेगा तो हम उससे मुफ्त में यह घर दे देते। अरे कम से कम मेरी बेटी की जिंदगी में यह राक्षसनी पत्नी बनकर तो नहीं आती। ले लो यह मकान, यह जमीन, सब ले लो, बस बकस दो। मैंने रजिस्टर से सामने चुपचाप साइन कर दूंगा। मेरी पत्नी को छोड़ दो, उसका गला मत काटो, वो मर जाएगी। वो भी बस पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। शायद उन दोनों को कोई नशीली पदार्थ दिया गया था। वो लोग मोहित को पहचान ही नहीं रहे थे। मोहित के पास घर के एक दूसरी चाबी थे जिसकी सहायता से ताला तोड़कर अंदर आ गया। उसने तुरंत अपनी माँ और पिता को उठाया और ऑटो में बैठाकर डॉक्टर के पास लेकर गया। उसके शरीर से इतनी बदबू आ रही थी कि डॉक्टर को भी नाक बंद करनी पड़ी। क्या हुआ है? इसे लगता है जैसे कोई कई दिनों से ढंग से खाना पीना नहीं मिला, कई दिनों से नहाया भी नहीं है और उन कपड़ों पर मलमूत्र भी लगा था। यह क्या? तुमने इसके साथ कौन हो? तुम और यह लोग तुम्हारे क्या लगते हैं? डॉक्टर ने गुस्सा होकर कहा। डॉक्टर, यह मेरे माता पिता हैं।
ये बेहोश हो गए थे। मुझे समय ही नहीं मिला कि उन्हें स्नान कराऊं। प्लीज़ आप पहले चेकअप कर लीजिए, मैं आपको सब कुछ बाद में बताता हूँ। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर चेकअप के लिए तैयार हुए। मोहित शादी के 1 महीने बाद ही दुबई चला गया और उसके जाते ही बहू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे बहू, सुबह के 9 बज गए, उठो और कुछ नाश्ता बना दो। तेरे ससुर जी भूखे हैं तो मैं क्या करूं? मुझे नींद आ रही, आप खुद बना लीजिए। क्या कहा तूने? आज से पहले तो तूने कभी ऐसी बात नहीं की। पति के जाते ही तेरे तेवर बदल गए। आप दोनों की वजह से मेरा जीना हराम हो गया है। सुबह से शाम तक नई नई फरमाइश करते रहते हैं। मैं नौकरानी नहीं हूँ, मालकिन हूँ इस घर की। आज के बाद से आप दोनों मिलकर घर के सारे काम करेंगे। इतना कहकर बहू झपटा के उठी और बाल पकड़ के सुधा जी को किचन में ले गई। चलिए बर्तन मांजिए, मैं अभी मोहित को फ़ोन करती हूँ। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ, मोहित को फ़ोन करता है। देखो तो आप किस उंगलियों से उसे फ़ोन मिलाती है। अरे वो तो 1 साल बाद यहाँ आएगा और 1 साल में मैं आप लोगों का अपना पालतू जानवर बनाकर रख दूंगी। पूजा ने सुधा जी की उंगली पकड़ के इतनी जोर से मोड़ी कि वो चीख पड़ी। मोहित के पिता मोहन जी सोचा कि कहीं मेरी पत्नी गिर तो नहीं गई। वो दौड़कर आए तो देखा बहू उसकी पत्नी का बाल पकड़ के सिंक में उसका सर डुबो रही थी। बहू छोड़ उसे, क्या पागल हो गई है? मोहन जी उसके हाथ में पत्नी को छुड़ाने लगे। हाँ, पागल हो गई। अगर तुम दोनों ने मेरी बात न मानी तो मैं और भी ज़्यादा पागल हो जाऊंगी। हे भगवान, एक डायन को हम ब्याह कर लाए हैं। मोहन जी उसका रौद्र रूप देखकर चौंक गई। सही कहा, डायन ही हूँ मैं। मुझे गरीब, बूढ़े और काले लोगों से सख्त नफरत है। आप दोनों तो तीनों की कैटेगरी में आते हैं। आप अपने और अपने बेटे की शक्ल देखिए। अरे कोयला भी इससे ज़्यादा सफ़ेद दिखता होगा। मैंने तो सिर्फ पैसों की खातिर उससे शादी की थी और 1 साल में जितना पैसा बटोर सकूंगी बटोर कर आप लोगों पे दहेज का मुकदमा चलाकर और भी हर्जाना वसूल करके चली जाऊंगी। इतना कहकर बहू ने सुधा जी को धक्का देकर मोहन जी की बाह पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मोहन जी अपना हाथ नहीं छुड़ा सके। बहू ने उसका भी हाथ मोड़ दिया और कहा कि आज से आप दोनों घर के काम करेंगे। चलिए शुरू हो जाए। अरे डायन, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुझे पैसे ही चाहे तो ले ले और दफा हो जाओ। कहाँ से छोड़ मेरे बेटे का पीछा। मोहन जी ने गुस्से से कहा, अभी तुम भिखारियों के पास ही है ही क्या? अभी तो 1 वर्ष तक तुम्हारा बेटा रियाल कमा कर भेजेगा और तुम दोनों यहाँ मकान मेरे नाम करोगे, तब मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगी। हम तुझे जेल करा देंगे। मोहन जी ने कहा, मैं तुम्हें इतना सताऊंगी कि तुम मेरा नाम लेने से भी कांपोगी। पूजा ने पास ही खड़ा एक डंडा उठाया और मोहन जी के घुटने पे मारा। वो तुरंत पछाड़ खाकर गिर पड़े। नहीं, इन्हें मत मारो, छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। किसी से तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। सुधा जी अपने पति के ऊपर गिर पर रोने लगी। सुधा, तुम हटो, मैं यहाँ से अभी जाकर पड़ोसियों को उसकी हरकत बताता हूँ। अरे इस देश में कानून नाम की कोई चीज़ भी है या नहीं? मोहन जी हार मानने को तैयार नहीं थे। वह घिसकर दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। इससे पहले ने पूजा नया नाटक शुरू कर दिया। उसने अपनी कलाई की नस चाकू से काट ली और हाय चिल्लाते बाहर भागे। अरे देखो, मेरे पति के जाते सास ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मेरी कलाई काट दी। किसी तरह बूढ़ों को धक्का मार कर बाहर आ गई, वरना मेरी जान ही ले लेते। नहीं आई बहू की कलाई से बहती खून को देखकर कोई भी यही सोचेगा कि जरूर सास ससुर उस पर अत्याचार कर रहे हैं। सारा मोहल्ला मोहन जी और सुधा जी पर थू थू करने लगा। मोहन जी के टूटे घुटनों का हाल किसी ने नहीं पूछा। कुछ लोग तो पुलिस को कॉल लगाना चाहते थे, पर पूजा ने मना कर दिया। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरे पति अपने माता पिता को मेरे भरोसे पर छोड़कर गए हैं। इन्हें जेल हो गई तो मैं पति को क्या मुँह दिखाऊंगी? मुझे तो लगता है कि इनका दिमाग कुछ खराब हो गया है। कभी कभी इन दोनों पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। मैं इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूंगी। आप लोग चिंता मत करिए बेटी, तुम कितनी समझदार हो। भगवान ऐसी बहू सबको दे। अरे कुछ दिन पहले तो मोहित के माता पिता बहुत ही तारीफ करते थे, थकते नहीं थे, पर बेटे की शादी ऐसे रंग बदल दिया। एक पड़ोसी ने कहा। रोती बिलखती पूजा को तुरंत सभी हॉस्पिटल लेकर भागे। मोहल्ले वाले ने तो
दोनों पति पत्नी को घर में बंद कर दिया ताकि वह किसी और पे हमला न कर सके। उन्होंने कितनी आसानी से पूजा की बात पे भरोसा कर लिया कि दोनों पति पत्नी पागल है सब। अपनी कलाई पे पट्टी बांध कर पूजा लौटी तो उसके चेहरे पे कुटिल मुस्कान थी। देखा आप दोनों ने कि मैं क्या कर सकती हूँ। नई नवेली बहू जो अपना घर छोड़कर आपके घर में रहने आई है, जिसका पति भी बहु दूर काम की तलाश में गया है, लोग उसका विश्वास करेंगे कि आप दोनों का आप दो है और मैं अकेली बेचारी में नाजुक स्त्री हूँ। और पापा जी आप तो ताकतवर मर्द है, आप दोनों मुझे सता सकते हैं, पर मैं बेचारी कैसे आपको सता सकती हूँ। कुटिल से हंसते हुए पूजा ने कहा, हमारा बेटा तो हमारी बात पे विश्वास करेगा, वो जरूर वीडियो कॉल करेगा, तय मैं उसे यह सब बता दूंगा। मोहन जी को अभी भी आशा की किरण दिखाई दे रही थी। फिर वही बात कितनी बार समझाया कि आप किसी से मेरे बारे में कोई बात नहीं करेंगे, पर लगता है आप दोनों को अभी भी अक्ल नहीं आई। रुकी अभी बताती हूँ। पूजा ने अपने भाई और अपने पिता को घर बुला लिया। पापा यह बुढ़ा किसी कीमत पे सुधरने को तैयार नहीं है, तो चलो कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं जिसके बाद यह तुम्हारी बात वैसे ही मानेगा जैसे कोई कठपुतली अपने संचालक की बात मानती है। पूजा के भाई और पिता ने अपने बैग से जाने कौन कौन से उपकरण निकाले और दोनों पति पत्नी को जबरन उसके बिस्तर से बांध दिया। फिर उन्हें करंट दिया जाने लगा जैसे पागलों को दिया जाता है। करंट के झटके खाकर दोनों बेहोश हो गए। जब होश आया तभी दिमाग सुन था। 1 महीने ऐसे ही बीत गया। कभी वो लोग उस पे डंडे बरसाते, कभी करंट लगाते तो फिर शरीर पे जगह जगह जला देते और बस यही कहते कि यह घर हमारे नाम कर। तो मोहन जी किसी कीमत पे अपने पुस्तों का मकान उन्हें नहीं देना चाहते थे। एक दिन मोहित की वीडियो कॉल आई। सुन के बूढ़ी, अगर तूने मोहित के सामने हमारे बारे में कुछ भी कहा तो तेरी बेबी की गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। पूजा के भाई प्रताप ने दांत खसींचते हुए कहा और सुधा जी के गर्दन पे छुरी रख दी। पूजा कैसी हो? मोहित ने पूजा से वीडियो कॉल कर दी। सुधा जी तो बेचारी चुप थी, पर मोहन जी के मुंह में जबरदस्ती कपड़ा ठूस दिया गया था कि कहीं वो कुछ बड़बड़ा ना कर दे। मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसे हो? ओह कितने दुबले पतले हो गए हो। क्या वहाँ ढंग का खाना नहीं मिलता? अरे यहाँ तो बहुत बढ़िया खाना मिलता है, तुम चिंता मत करो, मैं 2-4 किलो वजन बढ़ाकर ही आऊँगा। मैंने तुम्हारे अकाउंट में 300 रियाल डाल दिए हैं, करीब 70,000 होंगे। यहाँ मुझे यह कार की कंपनी में मैकेनिक का काम मिल गया है। अब होटल का काम छोड़ दिया है। कुछ स्कीम सीखूँ तो अच्छा रहेगा। मिलेगा तो बस मेरी माँ और पिताजी का ख्याल रखना और मैं तुम्हारे ऊपर पैसों की बारिश कर दूंगा। हटो जी, क्या मैं पैसों की भूखी हूँ? मैं तो तुम्हारे साथ सूखी रोटी खाकर भी खुश रहती, पर सच कहती हूँ तुम्हारे बिना तो घर काटने को तोड़ता है। बड़ी अदा से पूजा ने कहा, मैं जानता हूँ पूजा कि तुम्हारे कैसा लगता होगा। शादी के 1 महीने बाद ही पति सारी जिम्मेदारियाँ छोड़ के विदेश में बस जाए तो नई नवेली दुल्हन के दिल पे क्या बीतेगी मैं समझ सकता हूँ। पर मैं वादा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं खूब सारे पैसे कमाकर हमेशा के लिए तुम्हारे पास लौट आऊँगा। मैं अपने बच्चों को वो हर खुशी देना चाहता जो मुझे नहीं मिले। उन्हें मेरी तरह रबड़ी मलाई के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अच्छा माँ कहाँ है? माँ जी तो 2 बार का भोजन करने के बाद आराम कर रही है। रुकिए जगाती हूँ। नहीं रहने दो, सोने दो, मैं कल बात कर लूँगा। इतनी देर में प्रताप ने सुधा जी को समझा दिया कि उसने कैमरे के सामने कैसे पेश आना। अरे लो माँ जी आ गई, बात करो अपनी माँ से प्यार से सुधा जी का हाथ पकड़ के बहू ने उन्हें कैमरे के सामने रख दिया। माँ कैसी हो? बहू तुम्हारा ख्याल रख रही है ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? हाँ हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। बहू बहुत अच्छी है। डरते डरते सुधा जी ने कहा, पूजा के अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं। अपने और पिताजी के घुटनों के दर्द का इलाज करा लेना। पैसों की चिंता मत करना बेटा, जुग जुग जियो। पापा कहाँ है? उसके घुटनों में बहुत दर्द है तो फ़ोन करके उसके पास लेकर चली जाओ। मुझे बाबूजी से हाल चाल लेना है। लड़खड़ाते हुए सुधा जी फ़ोन लेकर वहीं गई तो बहू ने कहा, माँ जी आप बैठिए, मैं ले जाती हूँ। आपके घुटनों में भी बहुत दर्द है। जैसे ही कैमरा दूसरी तरफ हुआ, प्रताप ने सुनीता जी को
गिरफ्त में ले लिया। बेचारी मोहन जी पत्नी को बचाई या बेटी को सच्चाई बताई, आखिर पत्नी की जान बचाने का निर्णय लिया। पिताजी कैसे हैं आप? तुम्हें देखकर खुश हो गया बच्चे, वरना तो जीवन बोझ हो गया था। अचानक उसका गला भर आया। बहू ने उन्हें पीछे से गले लगा लिया और कंधे पे सर रखकर बोली, पापा क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं हूँ ना आपके साथ। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, वरना मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगी। मोहन जी को यह प्यार भरा वाक्य लग रहा था, पर वो धमकी थी कि अगर आपने अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखा तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगी। बहू का लिपटना मोहन जी को बहुत अखर रहा था, जैसे कोई नागिन उससे लिपट गई हो। जल्दी से उन्होंने बेटी से बात खत्म की। अच्छा बेटा, मैं आराम करना चाहता हूँ। बहू को झकझोर कर वो अलग खड़े हो गए। हाँ बाबूजी, आप जाइए, मुझे पूजा से कुछ और बात करनी है। अब दोनों आराम कीजिए। मोहित को तो पता ही नहीं चला कि उसके घर में क्या क्या हो रहा है। उसके माता पिता को नशीले इंजेक्शन दिए जाते, करंट के झटके दिए जाते और भूखा प्यासा रखा जाता। उन्हें लोहे की बेड़ियों से बांधकर उन्हें खाना उनसे इतनी दूर रखा होता कि वो किसी भी कीमत पे उस तक पहुंच ही नहीं सकते थे। उनकी आंखों के सामने कीड़े मकोड़े खाना खाते और वो लोग बस आंसू बहाया करते। यह लो, इन कागजात पे तुम दोनों दस्तखत कर दो, बहू के पिता ने मुर्राते हुए कहा। यह क्या है? मोहन जी ने पूछा। यह मजबूत बने रहने की कोशिश करते थे ताकि सुधा जी हिम्मत न हार जाए। पूजा के पिता ने कहा, यह जमीन जायदाद के कागजात, इसके जरिए तुम अपनी सारी संपत्ति, जिसमें सिर्फ यह पूरा घर ही शामिल है, वो मेरी बेटी के नाम कर दो। वो यहाँ तो तुम हमें प्रताड़ित करके दस्तखत करवा लोगे, पर मजिस्ट्रेट के सामने कैसे हमें चुप करा पाओगे? मोहन जी ने कहा। पापा जी, आप क्यों नहीं समझते? देखा, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। अभी भी हमें धमकी दे रही। पूजा ने कहा, मैं बताती हूँ बुढ़ऊ को कि कैसे हम यह काम करवाएंगे। सुन, एक ऐसी नशीली दवा आती है जिसे इंजेक्शन में डालकर लगाने से सामने वाले के कान में जो भी बोलो वो बस वही करता है। तो हम तुम दोनों को वही दवा देंगे जिसे तुम लोग किसी कठपुतली की तरह हमारी सब बातें मानोगे। फिर मकान बेचकर हम किसी दूसरे शहर चले जाएंगे। तुम लोग नहीं जानते कि इस मकान की हमें क्या कीमत मिल रही है। बरौंदा बिल्डर्स के मालिक संजीव चौधरी को जानते हो? प्रताप ने पूछा। अचानक मोहन जी को याद आया, एक वर्ष पूर्व संदीप चौधरी के नाम के बिल्डर्स ने उनके घर के आसपास की ज़मीन खरीद ली थी और वो मोहन जी का भी घर भी ऊंची कीमत पे खरीद रहा था, क्योंकि वो ज़मीन भी अगर उसके प्रोजेक्ट में जुट जाती तो उसके प्रोजेक्ट की कीमत बहुत बढ़ जाती। वो मुँह मांगी कीमत देने को तैयार था, पर मोहन जी अपने पुरखों का मकान और ज़मीन बेचना नहीं चाहते थे, तो साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने बहुत गरीबी देखी, पर यह घर और ज़मीन न बिकने दिया। आज इन लुटेरे के हाथ कैसे सौंप दे? संजीव चौधरी को यह एक वर्ष पूर्व में यह मकान खरीदना चाहता था। मोहन जी ने याद करते हुए कहा, उसी के कहने पे तो हम यह सब कर रहे हैं। हमारा तो काम ही यही है ना। यह पूजा है, न मैं प्रताप, यह हमारे पिताजी। हम तो एक शहर से दूसरे शहर लोगों को लूटने का काम करते हैं। एक परिवार के रूप में हम पहले तो किसी परिवार से रिश्ता जोड़ते हैं। कहीं मेरी बहन किसी की पत्नी बनती है तो कभी मैं किसी का पति, और फिर हम उन्हें जितना लूट सकते हैं लूट लाट कर रफू चक्कर हो जाते हैं। हम तो तुम्हारे घर आना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता था कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति खुद खराब है। पर जब संजीव चौधरी का ऑफर पता चला तो हमारे होश उड़ गए। इतना पैसा तो हमने आज तक नहीं कमाया था। आज 6 महीने हो चुके हैं। तुम्हारे बेटे ने भी हमारे अकाउंट में बहुत रुपए जमा कर दिए हैं और हम अब बस प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन हो जाए तो हम चलते हैं। तुम लोग कितने नीचे और पापी हो, कैसे किसी की भावनाओं से ऐसे खेल सकती हो? भगवान से डरो, जैसा दूसरे के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। आज बबूल का एक बीज बोक तो कल सैकड़ों कांटे तुम्हें छलनी कर देंगे। सुधा जी ने कहा, हे भगवान, ऐसा होता है क्या? हमें तो डरा ही दिया माँ जी। हे भगवान, हमें क्षमा करना। पूजा ने ओवर एक्टिंग करते हुए कहा और एक चाटा उसके गाल पे रसीद कर दिया। उसके पति
पिता और भाई यानी जो उसके पिता और भाई का किरदार निभा रही थी वो लोग हंसने लगे। चलो बहन हम चलकर उस बिल्डर से बात करते हैं, उसी मकान की कीमत और बढ़ाने की बात करते हैं। सुधा जी और मोहन जी को लोहे की जंजीर से बांधकर वो लोग तुरंत ताला लगाकर चले गए। इसी बीच मोहित को, जो 1 साल बाद अपने घर आने वाला था, वो किसी ऑफिशियल काम से जल्दी भारत आया तो सोचा कि चलो घर वालों से भी मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि वो घर वालों को सरप्राइज देना चाहता था। इसलिए पूजा को भी कुछ भी नहीं बताया और यहाँ आकर जब अपने माता पिता को ऐसी दयनीय हालत में देखा तो उसका दिमाग चकरा गया। वो माता पिता को अस्पताल में भर्ती कराकर तुरंत पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने गया। उसे सारा माजरा समझ में आ चुका था। एक बिल्डर्स 1 वर्ष पूर्व उनका मकान खरीदना चाहता था। शायद वह सब उसके चाल से कोई जमीन के टुकड़े के लिए इतना भी गिर सकता है। कुछ लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है, इंसान की जान की कीमत कुछ भी नहीं। अरे पैसे तो चोरी हो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, पर क्या वो बिल्डर्स मोहित के मृत माता पिता के शरीर में दोबारा जान डाल सकता था? उफ, कितना मानसिक तनाव झेलना पड़ा होगा उन्हें। मोहित यही सब सोच रहा था। पुलिस ने उसके घर का छापा मारा तो मोहित की पत्नी और उसकी नकली परिवार चुपचाप सब कुछ समेट कर वहां से भाग चुका था। उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया था, पर जल्दी ही उन्हें बस स्टैंड में पकड़ लिया गया। उन्हें तो सजा हो गई और बिल्डर्स पे भी मुकदमा चला। उसने आसपास की ज़मीन भी इसी प्रकार लोगों को ज़बरदस्ती खरीदी थी, तो उसे भी जेल जाना पड़ा। कानूनी इंसाफ तो मिल गया, पर क्या इस घटना के बाद मोहित के माता पिता वापस से अपनी वही साधारण जिंदगी जी सकेंगे क्या? विवाह के ऐसे कटु अनुभव के बाद खुद मोहित दोबारा विवाह के विषय में सोच भी सकेगा? तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।